नमस्कार, आप देख रहे हैं 2023 की महाभारत। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर के साथ। धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत। बागेश्वर धाम के महाराज हैं धीरेंद्र शास्त्री। उनके भाई को बड़ी राहत मिली है। मारपीट और SC/ST एक्ट का यह मामला पूरा, जमानत मिली है। शालिग्राम, इसका नाम है सौरभ गर्ग। शालिग्राम विशेष कोर्ट ने जमानत दी है और साथ ही आरोपी उससे भी जमानत दे दी गई है। 25-25 हजार के मुचलके पर अदालत ने जमानत दी है शालिग्राम गर्ग और उसके साथी को। विशेष कोर्ट में आज ये दोनों पेश हुए थे। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 25-27 आर्म्स एक्ट हवाई फायरिंग की धारा और बढ़ाई है, लेकिन जमानत मिल गई। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को और उनके साथी को आज यहां पर जिला अदालत में पेश हुए थे और उसके बाद यहां पर उनको जमानत मिल गई है। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करेंगे उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे CL पटेल साहब, उनसे जानेंगे किस तरह से ये मामला था और आपने क्या तर्क रखे थे। जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। किस तरह से जमानत मिली है? जमानत जनरली जिस तरह होती हैं जनरल, उसी तरह कोई उसमें अलग हट के बात नहीं थी। छोटा सा अपराध था और जमानत होना स्वाभाविक था। जिस तरीके से चूंकि मामला बागेश्वर धाम के महाराज के भाई से जुड़ा हुआ था, तो हाई प्रोफाइल मामला था, इसमें क्या तर्क रखे थे? चूंकि आपत्तियां भी इसमें आई थी सुनवाई के दौरान। नहीं, बागेश्वर धाम का तो इसमें नाम ही नहीं आया, ठीक है। तो और जो तर्क उचित था वो हमने रख दिया था। जैसा कि सरकारी अधिवक्ता हैं और जो फरियादी पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने आपत्ति कराई थी, जमानत को खारिज करने की उन्होंने मांग की थी। हाँ, उनका काम है, खारिज करवाने की मांग करना उनका काम है और स्वीकार करने का निवेदन करना मेरा काम था। आपके पक्षकार हैं, उनको कितने की जमानत मिली है और नाम बताइए, किन धाराओं में मिली है? जो धाराएं आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर हरिजन एक्ट की धाराएं थी और IPC की कुछ धाराएं थी और 25-27 की धारा थी आर्म्स एक्ट की। उन दोनों को 25-25 हज़ार की जमानत पे छोड़ने का आदेश हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ अधिवक्ता जो शालिग्राम गर्ग की तरफ से और उनके साथी की तरफ से जिन्होंने पैरवी की है और इस पूरे मामले में उनको विशेष कोर्ट ने जमानत दे दी है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। तो ये भी बड़े हैरत की बात है। नरेंद्र ने ये पूरी बातचीत की वकील साहब से, पटेल साहब से। पटेल साहब धाराएं भी साफ से नहीं बता पा रहे थे और उनका कहना था कि जैसे होता है वैसे हुआ है, ये कानून का रसूख है। बहरहाल, नरेंद्र सिंह परमार छतरपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, हमने देखा, आपने चर्चा की, तरह तरह से नाना प्रकार से पटेल साहब से आपने पूछने की कोशिश की कि क्या तर्क उनके तरफ से रखे गए, थोड़ा वो बचते हुए नजर आए। बहरहाल, जमानत मिल गई। अदालत ने क्या कुछ और भी कहा है, कोई ताकीद भी की है, इस बारे में कोई जानकारी? नरेंद्र, देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से और जिस अंदाज में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उनके जो साथी थे राजाराम तिवारी यहाँ पर जिला कोर्ट की विशेष कोर्ट में हाजिर हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो उनके अधिवक्ता थे उनके द्वारा जमानत देने के लिए एक आवेदन किया गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई थी फरियादी पक्ष के द्वारा और सरकारी वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन जो शालिग्राम गर्ग के जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा दलील दी गई कि जो आरोपी गण हैं उनको इस पूरे मामले में जमानत देना उचित होगा। तो जो न्यायाधीश थे, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने पूरे मामले में जो भी बिंदु आए थे, जो भी तर्क आए थे फरियादी पक्ष की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से और शालिग्राम गर्ग जो आरोपी थे उनके अधिवक्ता की तरफ से जो भी बिंदु आए थे, उन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया और विचार उपरांत सुनवाई करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे तक विशेष कोर्ट में चलती रही है। उसके बाद आखिरी में जो न्यायाधीश हैं उन्होंने आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने शालिग्राम गर्ग और उनके जो साथी हैं राजाराम तिवारी को जमानत स्वीकृत की है और यह जमानत जो है 25-25 हजार रुपए के बंद पत्र और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी है। जी, ये भी बड़े हैरत की बात है, इस तरह की धाराएं लगना। और खैर ये अदालत का है कि इस तरह की धाराएं लगना और मुचलके का अमाउंट आप देख लीजिए, सिर्फ 25,000। खैर, इस हैरत से थोड़ा हकीकत पे आते हैं। क्या ये माना जाए नरेंद्र कि सरकारी वकील और पुलिस का जो होमवर्क था
वो इतना पुअर था कि अदालत में ठहर ही नहीं पाया। नरेंद्र, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से और जिस अंदाज में बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई सालिग्राम गर्ग जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश हुए थे, उसी से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस है और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई है, और यहाँ पर जो जिस अंदाज में वह पेश हुए थे विशेष कोर्ट में, उसको देखकर बिल्कुल लग रहा था कि इनको जमानत मिल जाएगी। सभी जो पक्षकार जो भी आरोपी हैं, आरोपी के जो वकील हैं, उनके द्वारा दलीलें दी गई हैं और कोर्ट द्वारा उनको स्वीकार किया गया है और 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। हम यहाँ पर यह भी बता देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद बमीठा थाना में सालिग्राम गर्ग के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें मारपीट की धाराओं सहित हरिजन एक्ट की धारा थी। लेकिन पुलिस ने विवेचना के दौरान इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट की जो धारा है 25-27 और हवाई फायरिंग की जो धारा है 336 उसको बढ़ाया है। उसके बाद भी यहाँ पर उनको जो विशेष कोर्ट है उसके द्वारा जमानत दी गई है। कभी होता है रसूख की धारा में धाराओं का काम चल नहीं पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब शुरू करते हैं 2023 की महाभारत का सिलसिला। विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा के पूरे सत्र के लिए, मतलब बजट सत्र चल रहा है, वो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड यानी निलंबित कर दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये मांग की थी कि पटवारी को सस्पेंड किया जाए। पटवारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जीतू पटवारी को सस्पेंड किए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। गृह मंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी सदन में लगातार झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। हालांकि पटवारी को निलंबित किए जाने के विरोध में पार्टी उनके साथ है। कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार के दबाव में जीतू पटवारी को निलंबित किया गया। लंबे समय से देखने में आ रहा था कि जिस सदन को हम मंदिर मानते हैं, हम सभी सदस्यों को जिससे ताकत मिलती है विधानसभा से, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू पटवारी है, वो लगातार झूठ का सहारा लेके पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहा। पिछली बार सदन में भी ऐसा हुआ, विशेषाधिकार समिति में वो मामला अभी भी विचाराधीन है। लेकिन उदारता मुख्यमंत्री जी की, विनम्रता अध्यक्ष जी, इसके बाद ये लगातार इस तरह के कुछ से प्रयास होते रहे। आज भी उन्होंने लगातार असत्य बोला, झूठ बोला सदन के अंदर। पहले बात से लगातार झूठे आंकड़े, झूठे कहानी, झूठे किस्से सुनाए। ये पिछले सत्र में भी उन्होंने बोला था और इस सत्र में भी अभियान उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया। ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें 2014 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हुई हैं उनका खर्चा, उनके खाने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ही चेक के द्वारा पलाश होटल को और पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। ये पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक दिनांक में कितने का बिल रेज हुआ, बिल का नंबर, अमाउंट, चेक नंबर, किस ढंग से ये पैसा दिया गया, ये पूरा यहाँ पर परिलक्षित होता है। जीतू पटवारी जी केवल झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे प्रदेश को गुमराह किया है, आज उन पर कार्रवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जब जवाब में सरकार की कलई खुल गई, भ्रष्टाचार उजागर हो गया, तो फिर सरकार ने तानाशाही तरीके से संसदीय कार्य मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इशारे पर हल्ला करवाकर सदन पर दबाव डालकर अध्यक्ष के द्वारा जो पूरा पक्षपातपूर्ण निर्णय है, अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के पूरे सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है।
इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पार्टी में निर्णय लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बहुत संक्षेप में घटनाक्रम भी बताएं, इसके पीछे क्या कुछ वो भी बताएं, लेकिन एक बात और भी है शैलेंद्र कि लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि जो भी सवाल भले जीतू पटवारी की तरफ से उठाए गए, लंबे अरसे बाद ये देखा गया कि बीजेपी में दस्तावेज आई और कोई जवाब उन्होंने दिया कि ये फला 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 बिल है, ये फला 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 पेमेंट है। और ये भी बड़ा अच्छा है कि इतना तेज गति से होमवर्क हो गया, पूरे रिकॉर्ड आ गए। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ था उस समय भी कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने ये मुद्दा सदन में उठाया था। हालांकि सदन में केवल मुद्दा उठाया गया था, पटल पर वो प्रश्न नहीं आया था। लेकिन इस बार जब सदन शुरू हुआ तो जिस तरीके से आज अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई और चर्चा के दौरान ही उन्होंने एक बार फिर वो मुद्दा उठाया कि बीजेपी के दफ्तर में सरकारी खर्चे पर कार्यकर्ताओं को भोजन व्यवस्था कराई जाती है और यही कारण है कि सदन में काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। उसके बाद 10 मिनट के लिए सत्र को रोका गया, फिर बढ़कर धीरे धीरे 1 घंटे का हो गया। 1 घंटे का ब्रेक रहा। उस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के जो कार्यालय है उसमें न केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता थे, उनके साथ बैठक हुई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। जब सदन वापस से शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा और जीतू पटवारी पर सदन में बार बार झूठ बोलने पर, गलत तथ्य रखने पर, सही तथ्य न रखने पर को लेकर एक पूरे सत्र से उनके सस्पेंशन का प्रस्ताव रखा, जिस पर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई और उसके बाद जो है वो हंगामा शुरू हो गया और सदन जो है कल तक के लिए स्थगित हो गया। लेकिन सदन के बाहर निकलते ही जब नरोत्तम मिश्रा जब बयान दे रहे थे, मीडिया को बता रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो उस कक्ष में पहुंचे और काफी देर तक हंगामा भी करते रहे। हालांकि इसको लेकर तो अब चूंकि ये है कि जो विधानसभा के बाहर भी जो धरना दिया गया और जीतू पटवारी ने सदन के बाहर निकलते ही आमरण अनशन का भी ऐलान किया है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सियासत जो है गरमा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले आपने सुना कि मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारे बिल लेकर आए थे, उन्होंने कहा 2014 से लेकर अब तक के सारे बिल, यही मैंने कहा कि ये भी बहुत लंबे अरसे बाद हुआ है कि कुछ बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, वक्त कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कमलनाथ के आवास पर बैठक बुलाई गई है। जीतू पटवारी के निलंबन से जुड़ा हुआ है मामला और इसके तत्काल बाद कांग्रेस विधायकों के साथ कमलनाथ की बैठक। विधानसभा के बजट सत्र से पटवारी के निलंबन के बाद सभी विधायक तलब किए गए हैं कमलनाथ के निवास पर। और यह बैठक शुरू हो चुकी है। जीतू पटवारी पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। सरकारी खर्चे पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को खाना और नाश्ता करवाया जाता है, यह आरोप लगा। बीजेपी हमलावर हुई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जीतू पटवारी लगातार सदन को और जनता को गुमराह कर रहे हैं, इन्हें निलंबित किया जाए। और इसके बाद जीतू पटवारी निलंबित कर दिए गए पूरे सेशन के लिए। कमलनाथ ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, जो नहीं पहुंचे हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस बैठक में इसी निलंबन से जुड़ी हुई चर्चा, निलंबन को कैसे लेना है, पार्टी इसे कैसे देखती है, ये एक बड़ा सवाल इस चर्चा के दौरान। पार्टी साथ रहेगी, कितना रहेगी, कितने कदम रहेगी, ये भी तय कर लिया जाएगा। और सीधे लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, निलंबन की कार्रवाई और इसके बाद ये बैठक, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से? वासु, बिल्कुल ललित, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर इस समय शुरू हो गई है। जीतू पटवारी पर जिस तरीके से सदन में कार्रवाई हुई और उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, हालांकि सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो गई थी। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और ये भी आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में इस तरीके की कार्रवाई जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने की है। और अब कांग्रेस उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में विचार कर रही है कि इस पूरी कार्रवाई का किस तरीके से विरोध किया जा सकता है। कमलनाथ ने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर विरोध जता दिया है और
उन्होंने कहा है कि जीतू पटवारी का निलंबन वापस होना चाहिए। और अब कमलनाथ के निवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की, वो इस समय शुरू हो गई है और कांग्रेस रणनीति बताएगी। कांग्रेस ने हालांकि घोषणा की थी कि जीतू पटवारी आमरण अनशन पर बैठेंगे और कांग्रेस के जो विधायक है उनका साथ देंगे। अब इसको लेकर अंतिम और फाइनल रूपरेखा क्या कुछ बनती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और वहीं कांग्रेस ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। महासमुंद का रुख करना होगा, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की गई और इसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई। आरोप किस पर है? आश्रम के सेवादारों पर, जो आश्रम में रहते हैं, सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनकी यह बेरहमी का मामला है, उनकी शैतानी का यह मामला है। आश्रम के सेवादारों ने जलती हुई लकड़ी एक नाबालिग बालिका के मुंह में डाल दी। महासमुंद के बाद बहरा ब्लॉक की पूरी घटना है। जय गुरुदेव मानस आश्रम के सेवादारों पर यह आरोप लग रहा है। 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के महासमुंद से आपको बता दें, 3 आरोपी हालांकि इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक नाबालिग बालिका के साथ मारपीट की गई, न सिर्फ मारपीट की गई, ये हैवानियत की गई कि उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई। आश्रम के सेवादारों पर ही आरोप लग रहा है। सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या अपडेट? जी देखिए, पूरा मामला बागबाहरा से 3 किलोमीटर दूर पतेरापाली का है, जहां जय गुरु मानस आश्रम है। यहाँ 20 फरवरी से 22 फरवरी तक एक 3 दिवसीय विराट महाकाली महायज्ञ का आयोजन था और इसमें शामिल होने अभनपुर से यह नाबालिग जो बालिका है वो आई हुई थी और सेवादारों ने इनके साथ जो है बेहद ही मारपीट की है। सबसे पहले बता दें कि आश्रम के ही सेवादार भोज कुमार साहू और राकेश दीवान साथी नरेश पटेल ने पहले तो इस नाबालिग जो बच्ची है भोग लगाने के नाम से इनके साथ विवाद किया और न केवल विवाद किया बल्कि लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की और अधमरा करने के बाद हैवानियत की हद तब पार हुई जब इन तीनों लोगों ने लड़की के मुंह में जलती हुई लकड़ी को डाल दिया और इसके बाद जो है आरोपी वहां से भागने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद जो पीड़िता है उसके भाई ने बागबाहरा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और लगातार इस आश्रम में झाड़ फूड़ और ऐसे कई प्रताड़ित करने का कई गंभीर आरोप लगा हुआ है। तो सेवादारों ने यहाँ एक नाबालिग के साथ जो वारदात को अंजाम दिया है, ये वाकई में बेहद ही हैरान करने वाली बात है। जी ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। खनन माफिया राजस्व का चूना लगा रहे हैं। खनन में लगे मजदूरों की जान जोखिम में डालकर काम करवाया जा रहा है। दरअसल अवैध रूप से खनन की गई रेत को ले जाते वक्त एक हादसा हो गया। ट्रैक्टर में रेत ओवरलोड थी, इसके चलते ट्रैक्टर नदी में ही पलट गया। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने वक्त रहते ट्रैक्टर से छलांग लगाई, अपनी जान बचाई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूछने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद ये दावे हवाई नजर आ रहे हैं। किस तरह से जान जोखिम में डालकर खनन माफिया काम करवाते हैं, उसकी बानगी ये तस्वीर है। ट्रैक्टर पलट गया, ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई, पर सवाल यही कि इस तरह ही काम होता है क्या? कृष्णा साहू हमारे सहयोगी मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ रिएक्शन प्रशासनिक अफसरों का मिल पाया है? अगर मिल पाया तो वो भी बताएं। कृष्णा जी बिल्कुल अनिल, बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कोको रेत खदान का है जो कि बिछिया विकास खंड में आता है। यहाँ पर जो जिले के कई रेत खदानें हैं जहाँ अभी भी नीलामी नहीं हुई है, जहाँ पर जो रेत चोर हैं, जो रेत खनन माफिया हैं, वो लगातार सक्रिय हैं और यहाँ पर रेत चोरी कर रहे हैं। आलम ये था आज का जो नजारा, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं ललित के किस तरीके से जो अवैध रेत उत्खनन जो माफिया है वो किस तरीके से रेत चोरी कर रहे हैं और ट्रालियों में जमकर भर रहे हैं, जिसके चलते जो ट्रैक्टर का ऊपर वाला हिस्सा है वह भी ऊपर उठता हुआ और एक दूसरा जो वीडियो है उसमें स्टंट करते हुए नजर आ रहा है।
ललित, हैरानी की बात यह है कि इस स्तर पर प्रशासनिक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन आया है। हमने संपर्क करने की कोशिश की तो वहां पर फोन अभी स्विच ऑफ आ रहे हैं या कोई अधिकारी जबलपुर पे रहने की बात बता रहे हैं। ललित जी, एक बात और है, जिस तरह से ये खनन किया जा रहा है, जिस तरह से लोग इसमें नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कृष्णा के लगातार कोई कार्रवाइयां होती होंगी या किसी तरह की कार्रवाई का इन्हें डर है? ऐसा लगता है कि आदतन इस तरह से खनन किया जाता है कृष्णा। जी बिल्कुल ललित, ये आदतन ही है। आप जिस तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं कि यह कोई एक दिन या 2 दिन का 2 दिन के नजारे नहीं है। जिस तरीके से जो माफिया हैं लगातार जो रेत को भर के निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि आप रेत को इतना ज्यादा लोड कर रहे हैं कि ट्रैक्टर का जो ऊपरी हिस्सा है वो खड़ा भी हो जाता है, कहीं स्टैंड करते हुए भी नजर आता है। उसके बावजूद धड़ल्ले से रेत चोरी कर रहे हैं और धड़ल्ले से खनन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी कृष्णा विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।